अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जी, आई एम समरा बतूल एंड इट्स BScs fourth semester and BSIT second semester class, and the subject is linear algebra, and today's topic is basis for vector spaces. लास्ट लेक्चर जो था उस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियरली डिपेंडेंट सेट्स, और नेक्स्ट टॉपिक उसके बाद है बेसिस फॉर वेक्टर स्पेसेस। डेफिनेशन क्या है बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस? अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट which generates or spans a vector space V is called a basis for V। ये बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन है। अगर आपको डेफिनेशन आती है आपने जस्ट इतना ही लिखना है। अब इस डेफिनेशन में दो चीज़ें हैं। एक तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ऐसा सेट है किसी भी वेक्टर स्पेस का सबसेट होता है वो, और वो ऐसा सेट है कि उसका अगर लीनियर कम्बिनेशन हम लिखते हैं इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो, इट मीन्स ऑल द स्केलर क्वांटिटीज़ आर इक्वल टू ज़ीरो या ऑल द कोफिशिएंट आर इक्वल टू ज़ीरो। एक चीज़ तो ये होनी चाहिए कि जिस सेट की हम बात करें वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, और उसके बाद दूसरी चीज़ इसमें ये है कि वो स्पैन करे वेक्टर स्पेस को। स्पैन का क्या है? स्पैन की डेफिनेशन वेकेशन से पहले जब हम लोग लेक्चर्स ले रहे थे उसमें थी, एक ऐसा सेट एक वेक्टर स्पेस है और उसका हर एलिमेंट कैन बी रिटन एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दैट सेट, राइट। वेक्टर स्पेस का हर एलिमेंट, ईच एलिमेंट कैन बी रिटन एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ that specific set, then this set spans a vector space, right। एक सेट जो है वो वेक्टर स्पेस को स्पैन तब करता है जब वेक्टर स्पेस का हर एलिमेंट उसका लीनियर कम्बिनेशन हो। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, एक क्या है कि सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, और दूसरा क्या है कि वेक्टर स्पेस का हर एलिमेंट उसका लीनियर कम्बिनेशन हो, तो फिर हम कहते हैं कि दिस सेट इज़ बेसिस फॉर वी, राइट। दिस सेट इज़ बेसिस फॉर वी। अब ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। एनी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कंटेन्स अ बेसिस, यानी हर वेक्टर स्पेस जो फाइनाइट डायमेंशनल है उसकी बेसिस होती है ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए। इफ़ अ वेक्टर स्पेस वी इज़ जनरेटेड बाय v1 v2 so on up to vm, then any linearly independent set in V cannot have more than m number of elements। Obviously अगर कोई भी वेक्टर स्पेस v1 v2 so on up to vm वेक्टर से जनरेट होती है तो ऑब्वियसली उसका हर एलिमेंट जो है उसमें m या m से कम एलिमेंट होंगे। कम कब हो सकते हैं? जब हम उसका कोफिशिएंट ज़ीरो डाल देंगे, राइट। तो क्योंकि v का हर एलिमेंट इज़ अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स, तो फिर उससे ज़्यादा इन वेक्टर्स से ज़्यादा तो नहीं हो सकते ना उसके पास एलिमेंट्स। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, रिजल्ट्स थे जो मैंने यहाँ पर लिख दिए कि आप जस्ट इनका प्रूव नहीं करना, आपने जस्ट इनको याद रखना है ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए। डेफिनेशन जो है बेसिस ऑफ अ वेक्टर की वो यही है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट विच जनरेट्स और स्पैन्स अ वेक्टर स्पेस वी इज़ कॉल्ड अ बेसिस फॉर वी। नेक्स्ट डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस। ये नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस V ओवर F इज़ कॉल्ड डायमेंशन ऑफ V। द नंबर ऑफ, एंड ओ का मतलब नंबर है, एब्रीवेशन यूज़ की है मैथ्स के। अब आप लोगों ने इतना मैथ्स किया है आपको पता होगा। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस की बेसिस में जितने एलिमेंट्स होते हैं वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो है वो उसकी डायमेंशन होती है, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय डायमेंशन V। डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन जस्ट इतनी है, उसके अलावा ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं डायमेंशन ऑफ स्पेस से, वेक्टर स्पेस से रिलेटेड। इफ़ U and V आर फाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेसेस of a vector space V over a field F, then
डायमेंशन ऑफ u प्लस v इज़ इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u प्लस डायमेंशन ऑफ w माइनस डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन w। फर्स्ट ऑफ ऑल डायमेंशन क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट्स बेसिस। और उसके अलावा जो लास्ट डेफिनेशन आपने बेसिस की थी उसमें आपने कहा कि हर फाइनाइट डायमेंशनल बेस वेक्टर स्पेस की बेस होती है। अगर u एंड v आर फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेसेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस, ज़ाहिर बात है वो भी सब स्पेस है तो वेक्टर स्पेस होगी इटसेल्फ। तो u एंड v दो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैं, तो इनकी बेसिस होगी ज़ाहिर है, और वो उसकी डायमेंशन होगी, उसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं कि अगर दो ऐसी सब स्पेसेस हैं जो वेक्टर स्पेस v की, देन देयर डायमेंशन u प्लस v की जो डायमेंशन है इन सब स्पेसेस को ऐड करके उसकी डायमेंशन किसके इक्वल होगी? डायमेंशन ऑफ u प्लस डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन v। और अगर u इंटरसेक्शन v ज़ीरो है देन v इज़ इक्वल टू u प्लस w एंड डायमेंशन ऑफ v इज़ इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u प्लस डायमेंशन ऑफ v। अब u इंटरसेक्शन w जो है वो फाई नहीं है, क्योंकि u इंटरसेक्शन जब भी हम किसी सब स्पेस की बात करते हैं तो उसमें ज़ीरो एलिमेंट होता है। दोनों में सब स्पेसेस हैं तो दोनों में या तीन जितनी भी सब स्पेसेस हैं उन सब में एक ज़ीरो एलिमेंट होगा, और जब हम उनका इंटरसेक्शन लेंगे तो एटलीस्ट उसमें एक ज़ीरो एलिमेंट तो लाजमी होगा, इसके अलावा भी हो सकते हैं। अगर इसके अलावा भी कुछ एलिमेंट्स हैं तो वो पहला रिज़ल्ट आपने यूज़ करना है, अगर सिर्फ ज़ीरो ही है तो सेकंड वाला रिज़ल्ट यूज़ करना है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए ये चीज़ें हैं। बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन आ गई, डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन करवा दी। अब इन डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। जी, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, डिटरमिन वेदर और नॉट द गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स इज़ अ बेसिस फॉर आर स्क्वायर 1 1 3 1। ठीक है, ये एक सिर्फ पार्ट इस क्वेश्चन का मैंने करवाया है, बाकी नहीं। आपने डिटरमिन वेदर और नॉट द गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स इज़ अ बेसिस ऑफ फॉर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है? एक वेक्टर स्पेस है। ये दो वेक्टर्स आपको गिवन है 1 1 और 3 1। यू हैव टू शो दैट दे आर द बेसिस फॉर आर स्क्वायर और नॉट। अब बेसिस के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? बेसिस के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी ज़रूरी है। एक कंडीशन क्या थी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट हो सेट जो गिवन है, और दूसरी कंडीशन क्या थी कि ये स्पैन करे पूरी वेक्टर स्पेस को। अब स्पैन करने के लिए नीचे रिजल्ट्स में आपने क्या कहा था कि अगर कोई सेट जो है बेसिस है उसकी वेक्टर स्पेस की, तो वेक्टर स्पेस का हर एलिमेंट जो है उसमें उसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स से ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। मतलब अगर दो वेक्टर्स हैं तो आपकी बेस में स्पेस वेक्टर स्पेस के भी हर एलिमेंट में दो एलिमेंट्स होने चाहिए। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके सॉल्व करने के इसके दो पार्ट्स हैं। पहला यानी इसके दो हिस्से हैं, दो चीज़ें आपने प्रूव करनी है तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू शो दैट दिस सेट इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए क्या है? आपने लास्ट लेक्चर में 3-4 क्वेश्चंस के किए थे, आपको पता है। लीनियर कम्बिनेशन लें, कंसिडर लेट ए बी बिलोंग्स टू आर और a 1 1 प्लस b 3 1 इज़ इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व किया आपने, कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर लिया, मल्टीप्लाई करने के बाद इज़ इक्वल टू 0 आ गया। अभी जो राइट हैंड साइड पे 0 है, इसका मतलब ये है ये 0 किसको बिलोंग करता है? आर स्क्वायर को। और आर स्क्वायर का हर एलिमेंट कैसा है? 0 0, यानी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। तो ये 0 भी एक्चुअली 0 0 है। अगर ये 0 0 है तो दो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स की डेफिनेशन क्या होती है कि वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। इसका मतलब a प्लस 3b इज़ इक्वल टू 0 एंड a प्लस b इज़ ऑल्सो इक्वल टू 0। दो इक्वेशंस आपके पास आ गई, दो अननोन्स हैं, सॉल्व करें और a और b की वैल्यू निकालें। सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, और जब आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास आंसर आ गया b इज़ इक्वल टू 0, a इज़ इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है कि ये सेट कैसा है? लीनियरली इंडिपेंडेंट।
अगर ये स्केलर 0 0 आ जाते हैं तो इसका मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट, और अगर स्केलर 0 0 के इक्वल नहीं आते, इसके अलावा कोई और वैल्यूज़ आ जाती हैं आपके पास, तो मैं बार बार ये बात मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि 0 0 तो सोल्यूशन होता ही है। अगर इसके अलावा भी कोई सोल्यूशन हो तो इसका मतलब है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है, लेकिन अगर इसके अलावा कोई और सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है तो फिर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। Hence given set of vector is linearly independent since dimension of R square is 2 and the linear independent vectors are also 2, so the given set of vectors form a basis for R square। यानी दूसरा पार्ट आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट चेक करना है कि R स्क्वायर में कैसे एलिमेंट्स हैं और इन वेक्टर्स की तादाद कितनी है। वेक्टर्स 2 हैं और R स्क्वायर के जो एलिमेंट्स हैं, द लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स आर आल्सो 2, सो द गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स फॉर्म अ बेसिस फॉर आर स्क्वायर। आपने आर स्क्वायर की डायमेंशन और इनकी तादाद, इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करनी है। सेकेंड पार्ट ये लास्ट वाले क्वेश्चन का ही सेकेंड पार्ट है। क्वेश्चन क्या है कि आपने बताना है कि ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स गिवन है, जिसके अंदर दो वेक्टर गिवन है, क्या ये बेसिस है। और वही प्रोसीजर है, आपने सबसे पहले चेक करना है कि क्या ये जो गिवन वेक्टर्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। ये सेट जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो उसके लिए स्केलर आपने लिया, 4 स्केलर्स ए बी बिलोंग्स टू आर, लीनियर कम्बिनेशन बनाया, इसको सॉल्व किया और फिर आपने ए और बी की वैल्यूज़ निकाली। ए इज़ इक्वल टू 0 आपके पास दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद फाइंड आउट हो गया। अब बी की वैल्यू निकालेंगे, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करके आप 2 में पुट कर लें। a माइनस बी इज़ इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट b इज़ ऑल्सो इक्वल टू 0। अब a भी 0 है, b भी 0, इट मीन्स दिस सेट इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। और दूसरी आपने क्या चीज़ शो करनी है कि डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर 2 है, अगर इनकी तादाद भी 2 है तो इट मीन्स इट इज़ द बेसिस फॉर आर स्क्वायर। और यही नेक्स्ट सॉल्व किया हुआ है, ये आप देख लें। कोई सेट जो है वो वेक्टर स्पेस, कोई सेट जो है वो किसी वेक्टर स्पेस की बेसिस है या नहीं, ये चेक करने के लिए आपको दो चीज़ें चेक करनी है। एक तो लीनियरली इंडिपेंडेंस, और लीनियरली इंडिपेंडेंस जो है, डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस लास्ट लेक्चर में भी आपने यही किया और इस लेक्चर में भी। अब अगर आपको यहाँ पर तो आर स्क्वायर से रिलेटेड थे ना, अगर आर स्क्वायर की बजाय R3 से रिलेटेड भी आ जाते हैं, R4 से या मैट्रिसेस में से भी आ जाता है, तो आपको मेथड पता है और आपने इसी तरह सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक दैट द सेट इज़ लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। अगर तो वो डिपेंडेंट है तो इस वहीं पे क्वेश्चन ख़त्म, इट्स नॉट द बेसिस। अगर वो इंडिपेंडेंट है तो फिर आपने चेक करना है कि उसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स और डायमेंशन ऑफ द गिवन वेक्टर स्पेस इक्वल है, तो इट मीन्स इट इज़ द बेसिस फॉर द वेक्टर स्पेस, कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर स्पेस। तो सेमेस्टर सिस्टम में अब जो BScs 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनको तो काफ़ी वो फेमिलियर हैं। BSIT के बच्चे भी एक आप सेमेस्टर गुजर चुके हैं, आपको पता चल गया होगा कि किस किस्म के पेपर्स आते हैं। अब इस तरह से नहीं है कि आपने जो पढ़ा उसी में से पेपर आएगा, आपको मेथड्स करवा दिए जाते हैं, डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट्स करवा दिए जाते हैं। आपने उसको अच्छी तरह से उसकी प्रैक्टिस करनी है कि उससे मिलता जुलता अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे सॉल्व कर सकें। वो ही वाले क्वेश्चंस नहीं आ जाते पेपर में, राइट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमिन वेदर और नॉट द गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स इज़ अ बेसिस फॉर R3। और ये अब R3 का आ गया, ठीक है। पहले R2 की बात कर रहे थे, अब R3 की बात कर रहे हैं। हो सकता है वहाँ आपको क्वेश्चन M2 में से आ जाए, वो भी एक वेक्टर स्पेस है। इसके अलावा और जो एग्जांपल्स वेक्टर स्पेस की थी वो लेक्चर दोबारा लें, अच्छी तरह से पढ़ें और आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी थी, और उससे रिलेटेड कुछ भी आपको आ सकता है। बेसिस अब उस वेक्टर स्पेस की जब हम बात कर रहे हैं, मैंने एग्जांपल्स में आपको बताया था, उनके अलावा नहीं आएंगी। वो जो एग्जांपल्स आपको दी थी कि दीज आर वेक्टर स्पेसेस एंड दीज आर नॉट द वेक्टर स्पेसेस, उन्हीं में जो है उसके सबसेट्स को आपने प्रूव करना होगा वो लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट हैं।
लीनियर कम्बिनेशन की बात होगी, स्पैन्स की बात होगी, अब बेसिस की बात होगी। तो ये सारा एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। मैट्रिसेस भी इसीलिए किए थे क्योंकि ये क्वेश्चन सारे आपस में इंटर रिलेटेड है। तो कोई एक चीज़ छोड़ के आप अगली करने की कोशिश करेंगे तो आपको नहीं आएगी समझ। तो मेक श्योर कि आपका जो पिछला सिलेबस है वो भी कवर हो, और फिर आप जो है वो अगला सिलेबस जो है उसको साथ साथ कवर करने की कोशिश करें। और मैं ने लास्ट लेक्चर में भी आपसे कहा था कि आपका सिलेबस नो डाउट थोड़ा सा लेंथी है। एक्चुअली आपका जो सिलेबस है वो कहा जाता है कि शायद ये वेक्टर स्पेस से ऑनवर्ड ही है, लेकिन मैंने पास्ट पेपर्स चेक किए हैं, आप जो मैट्रिसेस में से भी क्वेश्चंस आ जाता है, और मैट्रिसेस वाला पोर्शन आसान है, यानी वेक्टर स्पेस से जो पहले हैं लेक्चर्स वो ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू वेक्टर स्पेसेस से। तो वो आपने लाजमी तैयार करना है कि अगर उसमें से क्वेश्चन आ जाए तो वो तो आसान है, इजीली अब आपसे हो जाएगा सॉल्व। इंशाल्लाह ये वाले भी हो जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। लेकिन वही बात है कि मैथ्स आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैथ्स का क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। ऐसे सिर्फ लेक्चर लेने से या मेरे पढ़ा देने से नहीं आएगा आपको। बुक्स हैं आपके पास, रिकमेंडेड बुक्स जो वेकेशन से पहले लेक्चर्स थे, वो हर लेक्चर में मैं वो बताती थी, उनमें से कोई एक डाउनलोड कर लें और आप उसको फॉलो करें। इसके अलावा मैंने आपको साथ बताया था कि अगर आप को फॉरेन ऑथर्स की बुक पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो रिकमेंडेड तो नहीं है एस.एम. यूसुफ की बुक, लेकिन अगर आप समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, या कि कुछ भी ना आने से कुछ आना बेहतर है, तो अगर आपको नहीं उसकी समझ आ रही तो फिर आप एस.एम. यूसुफ की बुक जो है मैथमेटिकल मेथड है उसमें से भी अपने जो कोर्स कंटेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सारा नहीं करना आपने, मैं इसलिए आपको चैप्टर्स या एक्सरसाइजेस नहीं बता रही क्योंकि अगर मैं बता दूंगी तो फिर आपको लगेगा कि हमारा तो सिलेबस बहुत ज़्यादा है, हमसे होगा ही नहीं। वो सारा नहीं आपने करना, आपने उसका कुछ पोर्शन करना है। तो बेटर तो यही है कि आप ये लेक्चर्स लें और इन लेक्चर्स में जो क्वेश्चंस हैं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। जी, तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। डिटर्मिन वेदर और नॉट द गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स इज़ अ बेसिस फॉर R3। सेम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन का प्रोसीजर था वैसे ही इसमें है मेथड। गिवन सेट इज़ 3 वेक्टर्स का सेट है। फर्स्ट वी विल चेक देयर इंडिपेंडेंसी, मतलब इंडिपेंडेंट है ये सेट या नहीं। उसके लिए फॉर स्केलर ABC बिलोंग्स टू R, एक लीनियर कम्बिनेशन ले लिया इज़ इक्वल टू 0। अब इतनी दफ़ा करने के बाद आपको ये पता है राइट हैंड साइड का जो ज़ीरो है ये R3 को बिलोंग करता है, और इसका मतलब क्या है 0 0 0, राइट। ऐड करके आपने लिख दिया, उसके बाद इक्वेट किया कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, तो आपके पास 3 इक्वेशंस आ गई विथ 3 अननोन्स। 3 अननोन की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। ये एक होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, आप इसे मैट्रिसेस की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, एक लास्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चन करवाया था, नॉन ट्रिवियल के लिए रैंक ऑफ ए इज़ लेस देन 3 होना चाहिए, लेकिन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए रैंक ऑफ ए इज़ इक्वल टू 3 होना चाहिए। ठीक है, आप उस मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा आसान है ये वाला मेथड। ये भी लास्ट लेक्चर में आपने क्वेश्चन किया था इंडिपेंडेंसी शो करने के लिए, तो यहाँ पर भी ये मेथड यूज़ किया गया है। इसमें क्या करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग ए ओवर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोई सी 2 आपने इक्वेशन चूज़ कर लेनी है। 1 2 नहीं चूज़ की, यहाँ पर 2 3 चूज़ की हैं, और जब आप 2 3 चूज़ करेंगे ए ओवर जो बाकी वेरिएबल बचते हैं उसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, a ओवर 9 + 5 माइनस b ओवर 6 - 5 इज़ इक्वल टू c ओवर 2 + 3 इज़ इक्वल टू सम कांस्टेंट वैल्यू k, यानी ये रेशियोज़ जो होती हैं कांस्टेंट होती हैं। और आपने सॉल्व किया तो a इज़ इक्वल टू 14k, b इज़ इक्वल टू -k, c इज़ इक्वल टू 5k। अब k की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए ये आपके पास सॉल्यूशंस आ गए, यानी एक से ज़्यादा इसके सॉल्यूशंस हैं। एक बात तो ये, लेकिन हमारा उससे लेना देना नहीं, हमने सिर्फ ये चेक करना है कि ये अदर देन 0 वैल्यूज़ के लिए पॉसिबल है 0 हो जाना कम्बिनेशन का। तो इट मीन्स putting these values in one, we see equation 1 is not satisfied. It is satisfied only when k is equal to 0, implies that a is equal to 0, b is equal to 0, c is equal to 0। अगर equation 3 satisfy हो जाती
तो फिर ये सेट जो था ये लीनियरली डिपेंडेंट होता। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में आपको एक सेट था वो लीनियरली डिपेंडेंट था क्योंकि उस रिज़ल्ट ने इक्वेशन 3 और 4 को सेटिस्फाई कर दिया था, लेकिन क्योंकि यहाँ नहीं कर सका, इसका मतलब ये कि k की वैल्यू सिर्फ ज़ीरो ही इसको सेटिस्फाई कर सकती है। इसका मतलब ये है कि a, b और c सिर्फ ज़ीरो होंगे। तो अगर a, b और c सिर्फ ज़ीरो हो सकते हैं होंगे तो इसका मतलब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है तो अब आपने सिर्फ दूसरी चीज़ चेक करनी है, R3 की डायमेंशन क्या है। R3 की डायमेंशन है 3 और इन सेट्स की तादाद कितनी है, ये भी 3 है। सॉरी, इस सेट के एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, वो भी 3 है। तो ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब दिस सेट इज़ अ basis for R3 जी। Since dimension of R3 is 3 and the number of linearly independent vectors in R3 is also 3, so the forms are basis for R3। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। टाइम भी जो है वो 4 स्लाइड्स रहती हैं, टाइम हमारा है तो जी हो जाएगा इजीली। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इसी का पार्ट है जिसमें R3 वेक्टर स्पेस है और आपने ये बताना है कि ये जो सेट है वेक्टर्स का क्या ये बेसिस है R3 के लिए या नहीं। देखें ये जो लीनियरली डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंट है ये एज़ कम्पेयर टू जो वेक्टर स्पेस शो करना है, वैसे तो वो भी इतना मुश्किल नहीं था, उसका भी एक था लेकिन प्रोसीजर था। मुझे मेरे ख्याल में वो क्वेश्चंस आसान होते हैं जिनका एक मेथड होता है, यानी एक मेथड को अगर आप फॉलो करें और वो इजी, जिसमें आपको ख़ुद से चूज़ करना पड़ता है ना कि ट्रिकी जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े मुश्किल होते हैं। ये क्वेश्चन इसलिए बार बार प्रैक्टिस करवा रही हूँ। इंडिपेंडेंस में भी वही चीज़, डिपेंडेंस में भी वही चीज़, उसके बाद अब बेसिस के लिए भी सेम वही चीज़ है। तो अगर आप ये कर लेते हैं कि कैसे एक वेक्टर को शो करना है कि वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, तो आपकी 3 चीज़ें प्रिपेयर हो जाएंगी। इसलिए इसकी मैंने प्रैक्टिस काफ़ी आपको करवाने की कोशिश की है। तो ये एक सेट है जिसके अंदर 3 वेक्टर्स हैं। आपने चेक करना है कि इट फॉर्म्स द बेसिस फॉर R3 और नॉट। तो उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक द इंडिपेंडेंसी। तो फॉर स्केलर ABC बिलोंग्स टू R, लेट A 2 4 -3 प्लस B 0 1 1 प्लस C 0 1 -1 इज़ इक्वल टू 0 ऐड किया और उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट किया, यानी सारे एलिमेंट्स को 0 के इक्वल रख दिया। जब आपने सारे एलिमेंट्स को 0 के इक्वल रखा, अब यहाँ पर 1 2 3 आपके पास 3 इक्वेशंस आ गई। अब इन इक्वेशंस में देखें कि प्रीवियस मेथड हमने चूज़ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि 2a इज़ इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन से a की वैल्यू हमें पता चल गई। अब इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना आसान है कि आप b और c की वैल्यू भी निकाल लें। आप a की वैल्यू पुट करें दूसरी में या तीसरी, इट्स अप टू योर चॉइस। आप दोनों में पुट कर दी, 2 और 3 में पुट की, 2 इक्वेशंस बन गई, उनको सॉल्व किया और b और c की वैल्यूज़ निकाल दी। लेकिन अगर आप उस मेथड से करते तो भी आपका ये आंसर आ जाता, ठीक है, तो भी आपका ये आंसर आ जाता। लेकिन जो प्रीवियस मेथड है k वाला, वो आपने चूज़ करते हुए ध्यान रखना है कि नीचे डिनोमिनेटर में ज़ीरोज़ आए। ज़ीरो आएगा तो आपका मुश्किल हो जाएगा उसको सॉल्व करना। तो इसको साइमल्टेनियसली आपने सॉल्व किया और आपके पास a इज़ इक्वल टू 0, b इज़ इक्वल टू 0, c इज़ इक्वल टू 0, यानी तीनों स्केलर्स की वैल्यू 0 आ गई। इट मीन्स द सेट इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट आपने क्या चेक करना है? सिंस डायमेंशन ऑफ R3 इज़ 3, ये एक लाइन नीचे से मिसिंग है, नहीं मिसिंग नहीं है, यहाँ पर है। सिंस डायमेंशन ऑफ R3 इज़ 3 एंड नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इन R3 इज़ ऑल्सो 3, सो द सेट
forms a basis for R3. तो 3 क्वेश्चंस के चार आई थिंक सो मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करवा दी है. तो राइट, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है जी. ये अब थोड़ा सा है तो बेसिस से ही रिलेटेड, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है. लेट वी बी द रियल वेक्टर स्पेस of all functions defined on R into R. Determine whether the given vectors are linearly independent, linear or linearly dependent in V. यानी ये linearly independent हैं या dependent हैं. कौन से vectors? x और cos x. V क्या है? एक वेक्टर स्पेस है फंक्शंस की. ये भी मैंने आपको करवाया था कि फंक्शंस का जो सेट है वो वेक्टर स्पेस होता है. तो गिवन वेक्टर्स आर x cos x. ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, ये शो करने का सेम एक ही आपका प्रोसीजर चलेगा. लीनियर कम्बिनेशन लें. ए बी जो है वो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं. ए एक्स प्लस बी कोस एक्स इज़ इक्वल टू 0. नाउ यू हैव टू चेक दैट ए बी इज़ इक्वल टू 0 और नॉट. अब इसके लिए यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये एक फंक्शन बन गया आपके पास ए एक्स प्लस बी कोस एक्स इज़ इक्वल टू 0, तो एक इक्वेशन है आपके पास इसको, और आपने इसको सॉल्व करना है. और यहाँ पर एक्स की वैल्यूज़ नहीं निकालनी, आपने ए और बी की वैल्यू निकालनी है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पुट एक्स इज़ इक्वल टू 0 इन 1, और उसको सॉल्व करके बी की वैल्यू आपने निकाली 0. नाउ पुट एक्स इज़ इक्वल टू पाई बाई 2 इन 1, और उसको सॉल्व करके आपने वैल्यू निकाली a इज़ इक्वल टू 0. हैंस गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. लीनियरली इंडिपेंडेंट ये शो हो गए क्योंकि इसमें a और b की वैल्यू 0 आ गई. अब दूसरी चीज़ आपने क्या चेक करनी है, नहीं इसमें बेसिस नहीं था, सिर्फ यही चेक करना था कि लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट. तो ये इंडिपेंडेंट आपके प्रूव हो गए. ए एक्स प्लस बी कोस एक्स इज़ इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर है. और इसके लिए आपने पुट एक्स इज़ इक्वल टू 0 किया, फिर एक्स इज़ इक्वल टू पाई बाई 2 पुट किया और इसको सॉल्व किया. ये इक्वेशंस जो है सॉल्व करनी आपको सिखाई हुई हैं फर्स्ट जो सेमेस्टर में आपने कैलकुलस पढ़ी है उसमें. लेकिन अगर नहीं भी आपको याद तो भी कोई इतने मसला नहीं है, आप इसको इस क्वेश्चन को देख लें. नेक्स्ट क्वेश्चन. Determine a basis for each of the following subspaces of R3. पहले क्या था, इससे पहले जो क्वेश्चंस आपको आ रहे थे, आपको एक सेट दिया गया था और पूछा गया था कि क्या ये बेसिस है या नहीं है. अब आपने एक स्पेस के लिए, एक वेक्टर स्पेस के लिए बेसिस ढूंढनी है. जी, तो क्वेश्चन है डिटर्मिन अ बेसिस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सबस्पेसेस ऑफ R3. और इसमें जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो है द प्लेन x माइनस 2y प्लस 5z इज़ इक्वल टू 0. इस सब स्पेस के लिए गिवन है कि एक सब स्पेस है, R3 की सब स्पेस है. इसके लिए आपने बेसिस फाइंड आउट करनी है. अब उसका मेथड क्या है. Given equation of a plane is x minus 2y plus 5z is equal to 0, or it can be written as x is equal to 5y x is equal to 2y minus 5z. इस इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है. ठीक, इसमें अब y z आर फ्री वेरिएबल्स, यानी y z की कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, लेकिन x की वैल्यू जो है वो y और z पे डिपेंड करेगी. x इज़ इक्वल टू 2 माइनस 5z, इससे ये पता चल रहा है. तो द अबव इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म कैन बी रिटन एज x y z. क्योंकि सब स्पेस है तो उसके R3 की सब स्पेस है, इसके ऐसे होंगे. इसके जो वेक्टर्स हैं x y z, कोई भी आर्बिट्रेरी आपने ले लिया. अब x क्या है, x है 2y माइनस 5z, y है और z है. राइट, कोई सा भी आपने एक एलिमेंट, रैंडम एलिमेंट उसमें से उठाया, वो क्योंकि वो सब स्पेस किसकी, R3 की है, तो उसके एलिमेंट कैसे होंगे, x y z की फॉर्म में होंगे. हेयर x इज़ इक्वल टू 2 माइनस 5z इस क्वेश्चन में आपको गिवन है. y जो है और z जो है ये फ्री वेरिएबल्स हैं, इसलिए
इसकी जगह y और z आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करते हैं, y प्लस 0 और 0 प्लस z लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसकी बेसिस ढूंढना चाह रहे हैं। तो अब आप इसको जो है वेक्टर्स की फॉर्म में लिखा। वेक्टर्स की फॉर्म में अब क्या आ गया, 2y y 0 यानी फर्स्ट एलिमेंट प्लस -5z 0 और 0। आप चाहे ऐड करके चेक कर लें, आपका ऊपर वाला ही आंसर आएगा। इस तरह से वेक्टर्स को लिखा जा सकता है, इसको वेक्टर्स की फॉर्म में। पहले हम सम कर रहे थे, अब हम सम से जो है वो वेक्टर्स बना रहे हैं। तो x y z इज़ इक्वल टू y इंटू 2 1 0 प्लस z इंटू -5 0 और 1। थस गिवन प्लेन इज स्पैन्ड बाय वेक्टर्स 2 1 0 एंड -5 0 और 1। क्योंकि ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट था x y z, और इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। इसका मतलब इस जो प्लेन के हर एलिमेंट को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, इस तरह के कम्बिनेशन में, यानी x और y और z की डिफरेंट वैल्यूज़ डालते जाएं और उसके एलिमेंट्स बनते जाएंगे। तो इसका मतलब ये जो वेक्टर्स हैं 2 1 0 और -5 0 1, ये जो है वो पूरे इस प्लेन को स्पैन करते हैं। एक चीज़ ये हो गई। अब दूसरी चीज़ आपने क्या शो करनी है कि ये जो गिवन वेक्टर्स हैं, अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो इट मीन्स दीज वेक्टर्स या दीज सेट ऑफ वेक्टर्स जो है वो ही इसकी बेसिस है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए आपने जो मेथड किया हुआ है आप वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, कोई गलत उसमें नहीं होगा। आपका आंसर जो स्केलर्स क्वांटिटी हैं a और b, उसका आंसर जो है वो 0 आएगा। हाँ, लेकिन उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं कि क्योंकि ये जो दोनों वेक्टर्स हैं, नन ऑफ द वेक्टर्स इज़ मल्टीपल ऑफ द अदर, सो दैट दीज वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो एक दूसरे के मल्टीपल्स नहीं होते। अगर मल्टीपल्स होंगे तो आप जो है वो उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा कि वो डिपेंडेंट होते हैं। ये इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट भी। आप जो आप पहले मेथड कर रहे हैं आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और उस तरह से मैंने इसलिए ये यहाँ पर करवाना ज़रूरी समझा क्योंकि ये मेथड भी आपको पता चल जाए। और एक इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट भी आपको पता चल गया कि अगर दो वेक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे के मल्टीपल हैं तो वो लीनियरली डिपेंडेंट सेट होगा। अगर कोई सेट है और उसके एलिमेंट्स एक दूसरे के मल्टीपल हैं तो वो लीनियरली डिपेंडेंट सेट होगा। लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट के एलिमेंट्स एक दूसरे के मल्टीपल नहीं होते। और क्योंकि यहाँ पर भी एलिमेंट एक दूसरे के मल्टीपल नहीं हैं, क्लियरली पता चल रहा है, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। तो हेंस दिस सेट फॉर्म्स अ बेसिस फॉर गिवन सबस्पेस ऑफ R3। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके जहन में अराइज़ होगा कि अब मैंने यहाँ पर ये वाला मेथड क्यों चूज़ किया। देखें, डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन क्या है। अगर आपके क्वेश्चन में सिर्फ डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस के बारे में पूछा जाता है और 2 नंबर का सवाल है और आप उसमें सिर्फ ये लिख देते हैं कि मल्टीपल है या नहीं है, ठीक होगा, वो भी गलत तो नहीं होगा, लेकिन उससे बैड इम्पैक्ट जाएगा कि 2 नंबर के सवाल में कोई वर्किंग ही नहीं। ठीक है, उसके लिए आपको वो ही करना पड़ेगा। लेकिन ये क्वेश्चन भी अगर आपको 2 नंबर का आता है और इसको आप इतना लंबा कर देते हैं तो दरमियान में कुछ स्टेप स्किप भी किए जा सकते हैं, तो वो स्किप किए हैं यहाँ पर। अदरवाइज़ अगर आप वो मेथड करते हैं तो आप बेशक सॉल्व करके देख लीजिएगा, आपका इंडिपेंडेंट ही प्रूव होगा ये जो बेसिस है। हाँ, ऊपर वाला प्रोसीजर एज इट इज़ ही करना है। बेसिस ढूंढने वाला प्रोसीजर जो है वो ऐसे ही आपने करना है। ये आगे भी 2 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और करवाऊँगी तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। राइट, टाइम मैं चेक कर लूँ, 33 मिनट्स हो गए। मेरी कोशिश होती है लेक्चर ज़्यादा लंबा ना जाए, क्योंकि मुझे पता है जो ये वीडियो लेक्चर्स लेना है ये कोई इतना आसान काम नहीं है। मुझे पर्सनली बहुत मुश्किल लगता है। मेरे बच्चों के जो आते हैं वीडियो लेक्चर्स और वो उनके साथ बैठ के मुझे भी लेने पड़ते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनके साथ ना ही बैठूँ, क्योंकि जब मैं बैठती हूँ तो मैं उसको फॉरवर्ड करती जाती हूँ, क्योंकि ये स्टेमिना चाहिए ना इसके सामने बैठ के। और इसका आप लोगों का तो खैर बहुत स्टेमिना है मोबाइल यूज़ करने का, और आप लोग तो इजीली ले सकते हैं, लेकिन मेरा इतना स्टेमिना नहीं है। इसलिए मैं तो भाई जो लोग वीडियो लेक्चर्स ले रहे हैं और साथ साथ प्रिपेयर भी कर रहे हैं अपना सिलेबस, मैं उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती हूँ, वाकई काबिल तारीफ़ है।
लेकिन क्या करें यार, अब सब लोग जो हैं वो इस मुश्किल टाइम से गुज़र रहे हैं। इंशाल्लाह अब तो लग रहा है कि इंशाल्लाह जल्द ही हालात जो है वो नॉर्मल हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द सबस्पेस x1 x2 x3 x4 x2 इज़ इक्वल टू x3। ये एक सब स्पेस गिवन है R4 की। एक इसमें चेंज क्या है, इसमें चेंज ये है कि इसका जो सेकंड और थर्ड एलिमेंट है वो बराबर होगा। इस सब स्पेस का हर एलिमेंट जो है उसका सेकंड और थर्ड जो कोऑर्डिनेट है वो बराबर होगा। तो ये एक सब स्पेस है, आपने इसकी डायमेंशंस पता करनी है। डायमेंशंस क्या होती हैं? एक ऐसा डायमेंशंस क्या है, डायमेंशन की डेफिनेशन आपने की थी कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन द बेसिस। तो उसके लिए फिर आपको इसकी बेसिस ढूंढनी पड़ेगी। बेसिस ढूंढेंगे और उसमें जो उसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे, उस बेसिस जो सेट होता है ना, बेसिस एक सेट है, उसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो इसकी डायमेंशन होगी। तो इन शॉर्ट ये कि ये पिछले क्वेश्चन में भी आपने बेसिस ढूंढी थी, इसमें भी आपने बेसिस ही ढूंढनी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए लेट W इज़ इक्वल टू, गिवन है ये, सपोज x1 x2 x2 x4 be a general vector of W, then we can write it as, यानी एक जनरल वेक्टर लिया। अब कोई जनरल वेक्टर है तो उसमें x1 तो आ गया, x2 और तीसरा एलिमेंट भी x2 ही होगा क्योंकि ये गिवन है कि x2 और x3 बराबर है। तो ये आपने एक ले लिया और फोर्थ जो है x4 है। अब इसको लिखा जा सकता है इस फॉर्म में, x1 0 0 प्लस 0 x2 x2 0 प्लस 0 0 0 x4। आपकी बात भी आपके जहन में आया होगा कि एक में x2 डाल देते और 0 डालते, तो वो क्यों नहीं, आप करके देखिएगा, नहीं होगा क्योंकि गिवन कंडीशन है कि सेकंड और थर्ड जो कोऑर्डिनेट है वो इक्वल है। तो एक x2 है तो तीसरा भी x2 ही होगा, एक x2 और तीसरा 0 नहीं हो सकता। तो इसको इस तरह ही लिखा जा सकता है, इस तरह से लिख लिया। अब आपने कॉमन लेके x1 x2 और x4 लिख लिया। नाउ ईच एलिमेंट ऑफ दिस सबस्पेस can be written as a linear combination of these vectors 1 0 0 0 0 1 1 0 और 0 0 1। क्यों? क्योंकि ये एक आर्बिट्रेरी वेक्टर था। अगर इसको लिखा जा सकता है तो इसका मतलब इसके हर वेक्टर को एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स लिखा जा सकता है, विच शोज दैट x1 x2 x2 x4 belongs to W is a linear combination of vectors. So the set S is equal to this, यानी ये जो एलिमेंट्स हैं उनको लिखा spans W. Now we check the independency of set S. और अगर ये इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब यही उसकी बेसिस है, और अगर ये उसकी बेसिस है तो इसका मतलब उसकी डायमेंशन क्या होगी, 3। चेक करते हैं कि इंडिपेंडेंट है या नहीं। सपोज दैट फॉर स्केलर्स ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए इज़ इक्वल टू, आपने इस तरह से लिख लिया, इक्वेट किया, और आपके पास ए बी सी की वैल्यू 0 0 आ गई। इट मीन्स ये आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट है, हैंस एस इज़ द बेसिस फॉर डब्ल्यू एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इज़ 3, सो द डायमेंशन ऑफ द गिवन सबस्पेस इज़ 3। और ये थोड़ा सा मिसिंग है, ये आप कर लीजिएगा कंप्लीट। और इसके अलावा जो एक और चीज़ मैंने ये डिस्कस करनी थी कि ये देखें, यहाँ पर इंडिपेंडेंसी शो करने के लिए हमने पुराना वाला मेथड यूज़ किया है। तो आप पिछले क्वेश्चन में भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो भी बताना ज़रूरी था इसलिए मैंने वो वहाँ पर उसको ऐसे एज इट इज़ रहने दिया। ओके जी, आपका आज का लेक्चर जी ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।